हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। प्रीवियस चैप्टर के हमने वीडियोस बना लिए हैं जिसके अंदर मैंने तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि कितना तुम्हें नीड है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो बहुत सारी बातें इस चैप्टर में है ना, और ये थोड़ा सा अटपटा सा चैप्टर भी लगता है कई बार बच्चों को, बट कोशिश करेंगे चीजों को आराम से समझे। सबसे पहले देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे तरीकों से जैसे क्वेश्चन या फिर बोल सकता हूँ मैं चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है ना, अलग अलग तुमने अगर वीडियोस देखे होंगे। तो अगर मैं एनसीईआरटी बुक की बात करूँ तो उसमें पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह की बातें की हुई है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जरूरत पड़ी इस चीज को पढ़ने की और क्या है ये एक्चुअल में है क्या। देखो बच्चा, आपको क्या करना है, आपके पास 3 सिटीज है। मान लो एक सिटी ए है, एक सिटी बी है और एक सिटी सी है। मैं पूरी बातें बताऊंगा कि क्या इस चैप्टर के अंदर सारी बातें तुम्हें इस चैप्टर में जितनी भी बातें हैं ना, वो सारी इस वीडियो में स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा देखो, ए से बी शहर में जाने का, सिटी में जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, और बी सिटी से सी सिटी पे जाने के मान लेते हैं 3 रास्ते हैं, और एक 4 रास्ते इधर जाने के भी है ना, 4 ऐसे। ये देर आर इतने रास्ते हैं तुम्हारे पास है ना, घूम फिर के कैसे भी पहुंच जाओ। अब हम बात करते हैं, देखो सर हम करते क्या। सबसे पहले मान लो हम क्या क्या करते हैं भाई, मुझे ए से सी पे जाना है, मैं क्या करूंगा, मैं चुनूंगा एक रास्ता। दैट इज चूज करना, रास्ता चूज करूंगा कि इस रास्ते से चलते हैं। क्या करते हैं, इस रास्ते से चलते हैं। तो जो आपने रास्ता चूज किया, मान लो ये रोड 1 है, रोड 2 है, और ये रोड 3 है, ये रोड 4 है, ये 5 रोड है, और रोड 6 है, रोड 7 है, रोड 8 है, और रोड 9 है। देखो बच्चा, अगर तुमने इस चीज को समझा ना, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो परेशानी है, दिक्कत है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वो खत्म हो जाएगी। मैंने कहा बच्चा, सबसे पहले मुझे एक रोड को चूज करना है। रोड को मैं क्या करूंगा, चूज करूंगा। ठीक है, ये जो आपने चूज किया है ना, चूज करने को हम बोल सकते हैं सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कौन सी रोड लेनी है। मान लो कोई बच्चा R1 रोड से जा रहा है, तो वो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जाना है, उसको गया, वो R1 रोड से ए से सी तक गया। भाई हमें जाना कहाँ है, ए से सी तक जाना है, तो ए से सी तक जाने के लिए उसने R1 रोड को सिलेक्ट किया। अब तुम कितने रास्तों से जा सकते हो, मैंने कहा तुम कोई 2 रास्ते सिलेक्ट कर लो। तो तुम्हारे पास इतने सारे रास्ते हैं, बस तुम्हें ए से सी तक जाना है। तो आप बोलोगे सर देखो, एक तो मैं R1 से जा सकता हूँ, R2 से जा सकता हूँ, R3 और R4। वाया बी जाना है तो R5 और R7 ले सकता हूँ, R5 R8 ले सकता हूँ, R5 R9 ले सकता हूँ, R6 और R7, R6 और R8, R6 और R9। बहुत सारे मेरे पास सिलेक्शन के ऑप्शन है। मैंने कहा कोई एक रोड सिलेक्ट करो, तो R1 सिलेक्ट किया। ये जो आपने सिलेक्ट किया है इतनी सारी चीजों में से, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को क्या बता दिया, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है। आपकी क्लास में से 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, बस सिलेक्ट करने हैं, 2 बच्चे चाहिए मुझे, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन। अब मैंने कहा कि किस रास्ते से जाओगे। मान लो कोई बच्चा गया R1 से, कोई बच्चा गया R2 से, एक बच्चा गया R3 से, एक बच्चा गया R4 से। इन 4 रास्तों से जा सकते हो क्या, हाँ जा सकते हैं सर, ए से सी तक। फिर एक बच्चा आया, बोला सर मैं R5 और R7 की हेल्प से गया, जा सकता है ना, हाँ। फिर एक बच्चा आया, बोला मैं R5 और R8 की सहायता से गया, वहां पहुंचा मेरे शहर में। फिर एक बच्चा बोला मैं R5 और R9 की हेल्प से जाऊंगा। ठीक है, कैसे भी जा सकते हो भाई। शादी में जाते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, अब सारे बाराती निकलते तो एक जगह से, बट अलग अलग वे से घूमते हुए जाना पड़ता है। क्या करें, है ना, क्योंकि जिस रास्ते से जाएंगे उसमें फैमिली वाले जाएंगे, बड़े बुजुर्ग जाएंगे, तो उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो कुछ और ही करना है। तो इतने सारे रास्तों में से कोई एक रास्ता सिलेक्ट करना है, उस प्रोसेस को कॉम्बिनेशन बोला। परमुटेशन क्या कहता है, परमुटेशन कहता है कि कितने तरीकों से तुम जा सकते हो, है ना, उनको अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। जैसे R5 और R7, दिस इज एन अरेंजमेंट। R1 ऑल्सो एन अरेंजमेंट, R2 R3 और ऑल्सो एन अरेंजमेंट, जा सकते हैं। बट ये जो है ना, ये अरेंजमेंट है। मतलब क्या है इस चीज का, अब तुम ये नहीं कह सकते मैं R1 और R2 R5 से जाऊंगा। ये क्या कहना क्या चाह रहे हो आप, R5 से यहाँ पहुंचे, R1 से वहां पहुंचे, क्या क्या कहना चाहते हो। तो ये जो है ना, ये सिलेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, किस में नहीं आएगा, सिलेक्शन में नहीं आता। तो सिलेक्शन नहीं है, गलत चूज, गलत रास्ता है, गलत चीजें हैं, गलत गलत काम है, ये नहीं हो सकता सर। तो कहने का मतलब मेरा ये है बच्चा, आपने एक रास्ता चुना, दैट इज योर सिलेक्शन, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या है कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ये सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। इन सबको हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं, अरेंजमेंट्स। इतने इतने तरीकों से काम हो सकता है, इसी को बोला गया है परमुटेशन।
मतलब कितने तरीकों से तुम जा सकते हो। तुम कोई रास्ता चूज करोगे दैट इज R1, R2 कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। भाई ये तो है ही नहीं ना, इसको तो हटा देते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज चूज कर लेना, दैट इज कॉम्बिनेशन, है ना। और इतने सारे रास्ते हैं मेरे पास, ये सारा अरेंजमेंट हो गया। इसका मतलब है अरेंजमेंट करना ही क्या है, परमुटेशन है, सिलेक्शन करना ही क्या है, कॉम्बिनेशन है। बाकी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, मैं तो तुम्हें बस बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, इसमें एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है फर्स्ट रूल है, वो तो है मल्टीप्लीकेशन का, पूरी बात समझ के जाना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसमें एडिशन है। व्हेन वी विल यूज मल्टीप्लीकेशन, व्हेन वी विल यूज एडिशन। देखो इसके बगैर इस चैप्टर का कोई लॉजिक नहीं बैठता है। तो ये काउंटिंग तो आनी चाहिए हमारे को, इसको मल्टीप्लीकेशन कब लगाना है, एडिशन कब लगाना है। देखो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, और क्वेश्चन में कई बार तुम्हें वीडियोस में देखा होगा कि जब एंड लगे तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, जब और लगे तो एडिशन कर दो। तो बट हमें नहीं पता चलता सर कब और लगाना है कब ऐड लगाना है, पता ही नहीं चलता। क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा ठीक है, दूसरा तरीका समझो। देखो मैंने तुम्हें कहा कि तुम है ना R5 और R7 से जा सकते हो, R5 और R8 से जा सकते हो, R5 और R9 से जा सकते हो। मैंने कहा क्या तुम R5 से जा सकते हो? क्या तुम अकेले R5 की हेल्प से, रोड नंबर 5 की हेल्प से A से C पहुंच जाओगे क्या? मैंने कहा नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, तो क्या R5 के साथ अगर मैं R8 लगा दूं तब पहुंच जाओगे क्या? R5 के साथ R8 लगा दूं, मतलब यहां से आया फिर मैं इस रोड से निकल गया, हाँ ये हो गया सर, ठीक है। तो ये देखो अब चीजों को समझना कि हमने कोई काम किया और अकेले से हो गया। किससे हो गया? अकेले से। जैसे R5 अकेले से काम हो रहा है क्या? तो मुझे बता दो। ना सर नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूं, देखो रोड नंबर से छोड़ो, मैं तुम्हें बोला A से B जाने के कितने रास्ते हैं? आपने कहा सर हमारे पास 1 2 3 रास्ते, दो ही रास्ते, सॉरी दो ही रास्ते हैं, ठीक है। और बी से सी जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। तो देर आर 2 वेज और देर आर 3 वेज। अब मैंने कहा क्या इन दो तरीकों से तुम्हारा काम हो गया? भाई तुम्हें ओवरऑल करना क्या था? ए से सी तक जाना था। मैंने कहा ए से बी तक गए, तुम दो तरीकों से जा सकते हो। अगर मैंने कहा तुमसे क्वेश्चन ने पूछा कि ए से सी तक जाना है, बताओ कितने वो हैं वेज हैं, तो आपने कहा 2 वेज तो ये रहे और 3 वेज ये रहे। पहुंच तो जाएंगे ना ए से सी तक, मैं इन दोनों को लिख रहा हूं तो 2 और 3। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं कि ऐड करूं, यही तो लॉजिक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। तुम्हें दो चीजें पता चल गई कि ए से सी जाने के लिए ए से बी जाने के 2 तरीके हैं, बी से सी जाने के 3 तरीके हैं। तो बताओ सर मैं क्या करूं? तो देखो इसने क्या कहा है कि अगर कोई काम करने के m तरीके हैं और n दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, इस काम को करने के m तरीके हैं, इस काम को करने के n तरीके हैं, तो अगर तुम्हें दोनों काम, ये जो काम है ये वर्क पूरा करना है, तो इनके बीच में कर दो मल्टीप्लाई। तो देयर आर 6 वेज, ठीक है। और ये होगा कि अकेले से काम नहीं होगा। अगर तुम 2 वेज लिख देते, ये अकेला है ना 2, इस 2 से काम चल जाएगा क्या? क्या तुम सी पे पहुंच जाओगे? नहीं। इस 3 अकेले से काम चल जाएगा क्या? नहीं। जब दोनों काम कंपलसरी हो जाए करना, तब कर दो मल्टीप्लाई। ये पूरी बात सुनना मेरी, क्या कह रहा मैंने कहा ए से बी तक जाना है मुझे, ठीक है, 2 तरीकों से जा सकता हूं। बी से सी तक जाना है 3 तरीके से, बट मेरा ओवरऑल काम क्या है? मुझे ए से लेकर सी तक जाने के रास्ते पूछने थे, कितने तरीके हैं मेरे पास। बस मैं बाकी कंडीशन नहीं ले रहा, वो अलग है, वो समझाऊंगा अभी, पूरा क्वेश्चन समझाएंगे, बट थोड़ा लॉजिक पार्ट्स में समझो। तो आपने कहा सर ए से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं, बी से सी तक जाने के 3 रास्ते हैं, बट मुझे ये काम पूरा करना है, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लीकेशन लगेगा। समझा क्या बोला मैंने? काम को पूरा करना हो, अगर अकेले से काम नहीं चल रहा हो, दूसरे की सहायता लेनी पड़े, तीसरे की लेनी पड़े, चौथे की लेनी पड़े, तो जिनकी सहायता लेनी पड़े सबको कर दो मल्टीप्लाई। बस तुम्हें बस कंडीशन पता होनी चाहिए, हाउ मेनी वेज यू हैव टू डन द वर्क। बी से सी तक जाने के आपके पास 3 तरीके हैं और ए से बी तक जाने के 2 तरीके हैं, दोनों को कंपलसरी हो गया करना, तो कंपलसरी हुआ तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देयर आर 6 वेज वाया बी होके जाने से। ये वाया बी नहीं थे, 4 रोड है, नीचे वाली 2 रोड, ऊपर वाली रोड 2 रोड, वाया नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ बी से जाना है मुझे, बी पे होके जाना है, मेरी सवारी है बी पे, ठीक है ना। वो दुकान बी पे है, बारात में जाने के लिए दुकान कहाँ मिलेगी? बी पे मिलेगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो ये एक लॉजिक समझ में आया कि मल्टीप्लीकेशन कब लगाना। इसके अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास पैंट्स हैं,
P1 और P2, और पैंट हो गई, शर्ट ले लेते हैं, टी शर्ट ले लेते हैं, शर्ट ले लेते हैं, मान लो S1 और S2 और S3। अब तुम्हें ड्रेस पहननी है तो 3 तरीकों से तुम क्या पहन सकते हो, शर्ट पहन सकते हो, 2 तरीकों से तुम क्या पहन सकते हो, पैंट पहन सकते हो। अब तुम्हें पूरी ड्रेस पहननी है तो कितने तरीकों से पहन सकते हो, तो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सर दोनों काम कंपलसरी है, अदरवाइज तो ड्रेस बनेगी नहीं। 2 + 3 नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि पैंट 2 है, शर्ट 3 है। कॉम्बिनेशन बनाऊंगा या अरेंजमेंट बनाऊंगा, तो अरेंजमेंट बनाऊंगा। मैं P1 के साथ S1 लेके जाऊँ, S2 पहनूँ, S3 पहनूँ, मेरी मर्जी। P2 के साथ S1 पहनूँ, S2 पहनूँ, S3 पहनूँ। देयर आर 3 और 3 6 हो गए। देख लो, समझ में आया। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना है। ऑब्वियसली अलग चीज लग सकती है कई बार। अब मेरे को एक बच्चा बोला, अच्छा तो ये एडिशन कब लगेगा। मैंने कहा देखो, ए से सी तक जाने के 6 तरीके ये हैं, और ए से सी तक जाने के 4 रोड और हैं तुम्हारे पास। कौन सी, R1 R2 R3 और R4। ये काम अपने आप में पूरा है। ए से सी तक जाने में ये काम पूरा है, 4 तरीकों से कर सकते हो। 2 और 3 6 हो गया था, 6 वेज से इधर से भी पहुंच सकते हो। तो 6 वेज ये रहे, 4 वेज ये रहे। तो इसने क्या कहा है एडिशन वाले रूल ने, अगर किसी इवेंट को m तरीकों से कर सकते हो, दूसरे इवेंट को n तरीकों से कर सकते हो, बट दोनों काम एक दूसरे में कंबाइन नहीं हो, इफेक्ट नहीं कर रहे हो भाई, ये अपने आप में पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने के लिए दोनों में एडिशन का रूल लगेगा। टोटल काम करने के लिए दोनों में क्या लगेगा, एडिशन का रूल। जैसे अभी मैंने पैंट्स और शर्ट्स का बनाया, ऐसे ही मैं टी शर्ट भी ले लूं, ठीक है। तो मान लो T1 T2 T3 और T4। अब ध्यान से समझना, देखो लॉजिक खत्म है, चैप्टर का लॉजिक खत्म हो गया। मैंने कहा बच्चा देख, T1 के साथ S1 तो नहीं पहनेगा, शर्ट थोड़ी ना पहनेगा। हाँ वो अलग है कि शर्ट पहन के बटन्स खुले हैं, टी शर्ट अंदर है, वो अलग चीज़ है, वो नहीं कर रहे अपन, बस नॉर्मल ड्रेस पहन रहे हैं। तो बोला सर T1 के साथ और P1 के साथ आपस में देखो, पैंट ये टी शर्ट ये, पैंट ये टी शर्ट ये, तो इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको करने के 4 तरीके हैं। तो इस दोनों की हेल्प से करने के कितने तरीके हो गए, ये इन दोनों से थे, ठीक है। तो इन दोनों से करने के 4 2 जा 8। देखो ये 8 तरीकों से भी तुमने ड्रेस पहन ली, और इन 6 तरीकों से भी तुमने ड्रेस पहन ली। किसकी, पैंट और शर्ट की हेल्प से, पैंट और टी शर्ट की हेल्प से भी तुमने ड्रेस पहन ली। तो ये 6 काम अपने आप में पूरे हैं, ये 8 काम अपने आप में पूरे हैं। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में टोटल वेज टू वियर अ ड्रेस इज 6 + 8 दैट इज 14 वेज। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था बच्चा, फिर से रिवाइज कराता हूँ चीजों को। मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को बोलते हैं चीजों को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसको कॉम्बिनेशन बोला गया है। चीजों को अरेंज करना, मतलब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आप किसी कार्टेशियन प्लेन में कह रहे हो कि यहाँ पे 1,2 है, तो इस 1,2 का मतलब 1,2 ही रहेगा, इसको तुम कभी 2,1 नहीं लिख सकते। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो ऑर्डर मैटर करता है, वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करता है। अब तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते R9 और R5, पहले तुम R9 पे गए, अच्छा ए से सीधे R9 पे चले गए, नहीं जा सकते। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है ना, ये अलग चीज है। समझाऊंगा अभी, ध्यान से सुनो। तो अरेंजमेंट को हमने समझा, अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशन। फिर हमने कहा एक सिचुएशन हमने ली कि रास्ते वाली सिचुएशन थोड़ी समझ में आ रही थी, तो हमने कहा देखो भाई, ए से बी तक जाना है 2 रास्ते हैं, बी से सी तक जाने के 3 रास्ते हैं, मुझे ए से सी तक जाना है, तो इन दोनों के बीच में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला मल्टीप्लीकेशन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इस अकेले से काम नहीं चलेगा, इस अकेले से काम नहीं चलेगा, दोनों को करना कंपलसरी हो गया है, इसलिए मुझे 6 वेज ढूंढने पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मुझे पता चला ए से सी तक जाने के 4 रास्ते और हैं, और ए से सी तक जाने के 6 रास्ते इधर है। अब ये भी पूरे हैं, ये भी पूरे हैं अपने आप में, भाई पहुंचता मैं इसमें भी ए से सी तक हूँ, इसमें भी ए से सी तक हूँ, तो इस दोनों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिशन का रूल लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब m काम करने के पूरे तरीके हों, n काम करने के पूरे तरीके हों, दोनों आधे नहीं हो, पूरे हो पूरे, तब हम उन दोनों के बीच में एडिशन का रूल लगाते हैं। फिर मैंने तुम्हें शर्ट टी शर्ट वाला एग्जाम्पल भी समझाया कि तुम्हारे पास बच्चा 2 पैंट है, 3 शर्ट है, तो ड्रेस पहनने के 6 वेज क्यों हो गए, क्योंकि ये काम भी करना जरूरी है और ये काम भी करना जरूरी है। जब दोनों काम करने जरूरी हो जाएं, उनके बगैर काम होगा ही नहीं। फिर ड्रेस पहनोगे कैसे, अकेली पैंट से थोड़ी ना चले जाओगे, शर्ट भी पहन के जानी पड़ेगी, तो दोनों कंपलसरी हुए तो मल्टीप्लाई। फिर मैंने कहा टी शर्ट भी आ गई मेरे पास, तो 4 टी शर्ट है, शर्ट में पहनूंगा नहीं, साथ में पैंट पहनूंगा, तो इन दोनों को करने के 8 तरीके हो गए। अब देखो 6 और 8 में क्या करूं भाई, ये भी पूरा है, अपनी तरफ से ड्रेस पहन के निकल सकता हूँ, ये ड्रेस भी मैं पहन के निकल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को काम अपने आप में पूरे हैं, इफेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा, और हमने इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सर क्या बात समझ में आई, ठीक है।
अब इसके अंदर कुछ सिचुएशंस है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमारे को थोड़ा थोड़ा और लॉजिक समझ में आएगा। देखो मैं समझाने को सारी चीज अचानक से एक साथ इकट्ठी करके बता देता, पर टाइम लगता है यार चीजों को। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, या आपने जो समझाया है लगाना कहाँ है। मैंने कहा अभी बताया तो सही यार, पैंट और शर्ट में लगाना है। बोला नहीं 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 नहीं, समझ में नहीं आया, और कहीं बताइए। मैंने कहा और कहीं भी बताते हैं। देखो इसमें हमारे को इस चैप्टर में क्या करवाएगा, इस चैप्टर में हमें से नंबर बनवाएगा, कुछ नंबर्स हमें दे देगा, फिर कहेगा नंबर बना के दिखाओ, फिर क्या करेगा कुछ लेटर्स दे देगा, है ना, अल्फाबेट्स, और फिर कहेगा इनसे वर्ड्स बना के दिखाओ। ओके, तो उनसे हमें सीखना है कि कहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे और कहाँ पे हम एडिशन लगाएंगे। जैसे मान लो बच्चा, मैंने तुम्हें कहा कि 1 2 3 4, ये आपके पास 4 डिजिट मैंने तुम्हें दे दी है, ठीक है, और इनसे तुम एक 3 डिजिट का नंबर बनाओ। देखो 3 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा, एक नॉर्मल सा लॉजिक है। अगर मैं तुम्हें 1 और 2 देता और मैं तुमसे कहता इससे 2 डिजिट का नंबर बनाओ, तो आप कहते हैं ये 2 डिजिट है। इसमें मैं किसको रख सकता हूँ, 2 डिजिट को रख सकता हूँ। 2 डिजिट कौन कौन सी मेरी, 1 और 2 को रख सकता हूँ। अगर मैंने मान लो इसमें 2 रख दिया, तो इसको कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ। तुमने सर आपने 2 उधर रख दिया, तो इसमें आप 1 ही फिल कर सकते हो। हाँ ठीक है, अब देखो बची हुई 1, मान लो तुमने एक बार क्या किया, इधर 1 रखा इधर 2, तो देयर आर ओनली 2 नंबर्स 12 एंड 21 विद द हेल्प ऑफ 1 एंड 2। अरे क्या बात समझ में आई क्या, 1 और 2 से तुम 2 ही तो नंबर बना सकते हो। क्या समझाना चाह रहे हो मैंने कहा देख बच्चा, जब भी तुम्हें एक नंबर बनाना होता है डिजिट से, तो आप ये चेक करते हो कि ये 2 प्लेस है इसके अंदर, इनमें हम कितनी डिजिट रख सकते हैं। यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक बनता है रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिजिट को आप रिपीट नहीं करोगे। एक बार होता है रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। तो मैं यहाँ पे कौन सी कंडीशन ले रहा हूँ, नॉट अलाउड वाली। तो मैंने कहा बच्चा देख, इसमें तू इन दोनों में से कोई भी डिजिट रख सकता है। तो आपने कहा ठीक है सर, देयर आर 2 वेज टू फिल द डिजिट। मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे 1 रख दिया, तो इसके पास तो 1 तो हट गया, अब बची 2 ओनली, तो इसको कितने तरीकों से फिल कर सकता है, 1। क्या सर हमेशा पीछे से ही करना होगा, मैंने कहा नहीं, तुम आगे से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच से मत करना बस, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, करो बीच से करोगे तब भी आंसर वही आएगा, बता दूंगा। अब देखो ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। इसको काम करने को एक तरीका है, इसको काम करने के 2 तरीके हैं। मुझे बताओ क्या इस अकेले डिजिट को फिल करने से काम हो जाएगा मेरा, अकेले डिजिट को फिल करने से तो 1 डिजिट का नंबर ही बनेगा। ओके, मैंने कहा इसको फिल करने से काम हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब दोनों काम करने जरूरी हो गए, तो इन दोनों के बीच में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 2 1 जा, अच्छा 1 2 सेम लग रहे हैं, 3 और 4 ले लेते हैं बस। अब मुझे बताओ 2 डिजिट का नंबर बनाना है मेरे को, यहाँ पे कौन सी डिजिट रख सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो बताओ कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ, 2 वेज से, कौन कौन, 3 और 4 कोई भी ले सकता हूँ। इसको कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ, फिर 1 तरीकों से, क्योंकि इसमें मान लो मैंने 3 रख दिया, तो इधर तो एक ही डिजिट बची ना मेरे पास 4, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अब मैंने कहा कि चलो रिपीटेशन अलाउड है, बच्चा ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, रिपीटेशन अलाउड है। तो तुमने कहा सर देखो मैं इसको 2 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, या तो 3 रख सकता हूँ या फिर 4 रख सकता हूँ। मान लो मैंने 3 रख दिया और मुझे कंडीशन मिली है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी तो मैं 3 रख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ 4 भी रख सकता हूँ, तो देयर आर ऑल्सो 2 वेज टू फिल द नंबर। भाई 33 भी तो एक नंबर होता है 2 डिजिट का, ये रिपीटेशन अलाउड है, डिजिट को रिपीट कर सकता हूँ, बट इसमें 33 नहीं आता, इसमें या तो 34 आता या फिर 43 आता। तो ये जो नंबर्स का सिस्टम है इसको ऐसे समझना पड़ेगा। चलो यहाँ समझाता हूँ। देखो आपके पास 4 डिजिट्स हैं, मैंने कहा बच्चा इसको कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, आपने कहा सर 4 डिजिट है तो चारों में से कोई भी एक रख दूंगा। मैं कौन सी कंडीशन ले रहा हूँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड की। तो आपने कहा ठीक है। मैंने कहा मान लो मैंने इसमें 1 रख दिया, तो मेरे पास इसको फिल करने के लिए कितनी डिजिट्स और हैं, तो आपने कहा 2 है 3 है 4 है, 1 तो नहीं रख सकते क्योंकि 1 रख दिया दोबारा नहीं रखोगे। तो मैंने कहा ठीक है, इसको 3 तरीकों से मैं फिल कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, अब मेरे पास देखो 1 और 3 तो बुक हो गए, बचा क्या 2 और 4 में से, तो 2 और 4 में से कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ, 2 वेज से फिल कर सकता हूँ। ये 1 डिजिट है, 10 और 100 है, तुम सेपरेट लिख सकते हो बट समझो पहले। अब मुझे बताओ मेरे पास 4 वेज 3 वेज और 2 वेज, इस काम को करने के 4 तरीके हैं, इस काम को करने के 3 तरीके हैं, इस काम को करने के 2 तरीके हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई की एडिशन। अब तुम्हारे दिमाग में खटकना चाहिए, क्या मुझे इस डिजिट को फिल करते ही काम हो गया मेरा, नहीं हुआ, ओनली 1 डिजिट का नंबर बना है। तो ये तीनों काम कंपलसरी हो गए, तीनों काम कंपलसरी हो तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 2 जा 24। अगर इसी की जगह रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या करता मैं, देखो मैं इधर से घूम के ऐसे आया, मैं कहता देखो भाई इसको मैं 4 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, 1 2 3 4, फिर मैं 1 2 3 4 दोबारा फिल कर सकता हूँ, तो इसको भी 4 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, और इसको भी कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ, 4 तरीकों से। कौन 4, मैंने कहा 1 2 3 4 इधर ले लो, मतलब
ये नंबर भी इसमें कंसीडर है, ये नंबर भी इसमें कंसीडर है, 333 कंसीडर है, 444 कंसीडर है। अब सुनो, इसमें 112 भी कंसीडर है, 121 भी कंसीडर है, ये सारे नंबर कंसीडर हो रहे हैं, कोई भी ले सकते हो तुम, ठीक है। तो इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउड होने का ये मतलब निकलता है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कितने टाइम में आ सकता है। तो इसको करने के कितने तरीके हुए, 4 की पावर 3 64, 64 ऐसे नंबर बनेंगे। अब तुम चाहे बना के देख लो भाई साहब, ठीक है। तो ये जो आपकी सिचुएशन थी काउंटिंग वाली, उसको इजी कर दिया किसने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। तो नई काउंटिंग सीखी है अपन ने कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है। अभी तक हम नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ रहे थे, बट उनका यूज तो है सर। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? अब देखो इसके अंदर बहुत सारी सिचुएशन बनती है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें कहा कि आपके पास P है, Q है और S है, 3 लेटर्स हैं, ठीक है। इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? तो देखो सबसे पहले तुम ऐसे ही करते हैं ना, PQS बना सकते थे। ये टोटल 6 तरीके। इस काम को देखो आप कितना टेंशन हो जाता है, कई बार भूल जाते हैं अपन। तो इस चीज को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कैसे करें, हमें 3 को रोटेट करवाना है, सिलेक्ट तो रखें, अरेंज करना है इनको, ये क्या है, अरेंज कर रहे हैं। तो इसको कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं मैं, 3 तरीकों से। PQS में से कोई भी रख सकता हूँ। इसको कितने तरीकों से, 2 तरीकों से। और इसको कितने तरीकों से, 1। कैसे लिख रहे हो सर? मैंने कहा देख, अगर 3 है तो P रख दिया मैंने, तो इसमें बढ़ने के लिए कितने डिजिट बची, Q और S ही तो बची, ओके। अगर मैंने यहाँ पे S लिख दिया तो इसमें Q ही तो बचा एक, PSQ। ऐसे ही सारे कोड अपने आप जनरेट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। क्यों किया सर मल्टीप्लाई? मैंने इसलिए किया बच्चा क्योंकि 3, 2 और 1 ये वाला काम भी जरूरी था, ये भी जरूरी था, ये भी जरूरी था। तीनों काम होंगे तभी मेरा पूरा काम होगा, अकेले से काम नहीं होगा। किन्हीं 2 से भी, अगर मैं 3 2 6 लिख देता, ये 1 का अब तुम कहोगे क्या रोल है सर यहाँ पे? रोल है बच्चा, 3 इंटू 2 लिख रहा हूँ, तो ओनली ये 2 डिजिट से काम चल रहा है क्या मेरा? नहीं, मुझे तीनों डिजिट चाहिए। ये कई महानुभाव दिमाग लगा सकते हैं कि यार 2 को तो मल्टीप्लाई किया है, 1 को थोड़ा ना किया है ना। 1 की जरूरी है यहाँ पे, तीनों को करना पड़ता है, जितने रिक्वायरमेंट होते हैं उतने करने होते हैं। तो क्या तुम्हें ये जो चीजें हैं ये सिलेक्ट हो गई पहले से? तो हम कॉम्बिनेशन तो नहीं पढ़ रहे, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं कि इन तीनों को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये इसका मैं फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ। इसको, इस चीजों को बस हम फर्स्ट पार्ट में रखते हैं कि हमने इसके अंदर परमुटेशन का थोड़ा सा सोचा है, क्या होता है अरेंजमेंट। सिलेक्शन हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, है ना। चीजों को समझा है कि क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े। बट इसके आगे की चीजें पढ़ने के लिए हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कैसा लगा पार्ट कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास 11 अगर RD शर्मा आपको पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।